मिश्रित प्रजातियों पर वह पिछली रात से शोध कर रहा था। वह अब भी सोच रहा था कि ऐसे जीव पृथ्वी पर कैसे मौजूद थे और वह अपने 16 साल के जीवन के बाद पहली बार इनके संपर्क में आया था। उसने पता लगाया था कि जिस मिश्रित प्रजाति को उसने हराया था वह एक स्तर 2 की मिश्रित प्रजाति थी जो तीसरे चरण के ज़ुलू रैंक के बराबर थी। राघव को पता चला था कि सभी मिश्रित प्रजातियां ऐसी नहीं होती जो बिना सोचे समझे मानव सभ्यता पर हमला करती हैं। उसने ये भी पाया कि कुछ मिश्रित प्रजातियां मिश्रित रक्त वाली थीं जिनकी रक्तरेखा ब्लडलाइन जागृत होते ही बेकाबू हो गई थी, जिससे वे जानवर बन गए थे। कुछ मिश्रित प्रजातियां पृथ्वी पर पहले से मौजूद किसी भी जानवर से पूरी तरह अलग दिखती थीं जबकि अन्य समान दिखती थीं लेकिन काफ़ी विकराल थीं। रुको, मिश्रित प्रजातियों के शरीर को पैसे के बदले बदला जा सकता है। राघव इस जानकारी को प्रदर्शित करने वाले एक वेब लेख को देख रहा था। उसमें लिखा था कि मिश्रित प्रजातियों के शरीर को प्रयोगशालाओं में पैसे के बदले बदला जा सकता है। प्रयोगशालाएं इस क्षेत्र में बहुत शोध करती थीं। मिश्रित प्रजातियों के प्रकार और उनके स्तर के आधार पर वे अच्छे पैसे में बिक सकते थे। राघव अपनी शोध जारी रखा, एक प्रोजेक्शन से दूसरे प्रोजेक्शन पर नजर डाल रहा था, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कॉम कॉम। राघव उठा और जांच करने गया। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, यह आंगी थी। उसने एक छोटा हरे रंग का गाउन पहना हुआ था। गाउन पर नीले रंग के फूलों के पैटर्न थे जिससे वह खासकर प्यारी लग रही थी। उसकी सुंदर चांदी के रंग की पुतलियां जिनमें गुलाबी रंग की झलक थी उसके रूप में एक तरह की अनूठीता जोड़ रही थी, खासकर उसके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ। नमस्ते राघव। राघव के दरवाजा खोलते ही आंगी ने तुरंत हाथ हिलाया। हे, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? राघव ने तुरंत पूछा जब उसे पता चला कि वह कौन है। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था ताकि वह अपनी शोध पर वापस जा सके। ठीक है, मेरी माँ ने मुझे तुम्हें रात के खाने पर आमंत्रित करने के लिए कहा है। आंगी ने अपने दाहिने तर्जनी उंगली से अपने बालों को घुमाते हुए कहा, एक स्पष्ट शर्मीला भाव के साथ। रात का खाना। राघव के चेहरे पर भ्रम का भाव था, इससे पहले कि वह आंगी के चेहरे पर दरवाजा बंद करके अपने अपार्टमेंट में घुस गया। आंगी, वह इस बात से भ्रमित थी कि राघव अचानक उसके मुंह पर दरवाजा क्यों बंद कर देगा। मुझे लगता है कि यह ना है, आंगी ने निराश भाव से बुदबुदाया और मुड़कर जाने लगी। अपने अपार्टमेंट के अंदर राघव ने समय देखा और यह जानकर हैरान रह गया कि रात के 9:30 बज चुके थे। धत, मैंने आज का कार्य पूरा नहीं किया, राघव चिल्लाया। वह मिश्रित प्रजातियों पर शोध में इतना खो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि रात बहुत हो चुकी थी। उसने जल्दी से अपनी लाल हुडी जैकेट उठाई और पहनी, फिर अपने अपार्टमेंट से बाहर भागा। जब तक वह गलियारे में पहुंचा, आंगी अपने अपार्टमेंट में वापस जा चुकी थी, लेकिन राघव ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। उसका दिमाग इस समय समाप्त होने से पहले आज का कार्य पूरा करने में लगा हुआ था। उसने जांच करने के लिए सिस्टम इंटरफेस खोला। खोज, दैनिक, आज का कार्य 1/3.140 किलोमीटर की यात्रा करें। स्थिति 0.02 140 किलोमीटर। 0.900 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ें। स्थिति 0.1900 मीटर। डॉट, कुल 2750 किलोग्राम उठाएं। स्थिति 0/2750 किलोग्राम। वह पूरे दिन अपने अपार्टमेंट में बंद रहा था, इसलिए उसने एक भी कार्य पूरा नहीं किया था। उसने कार्य का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें से सबसे अधिक मेहनत वाला कार्य आवश्यक मात्रा में वजन उठाना होगा। वह आसानी से इस मात्रा का वजन उठा सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि एक ऐसी विशेष वस्तु प्राप्त करना जिसका वजन इतना हो कि सिस्टम द्वारा गिना जा सके। इस समय सिस्टम केवल उन वस्तुओं के वजन की गणना करता था जिन्हें वह सैकड़ों किलोग्राम में उठाता था। यदि वस्तु 100 किलोग्राम तक नहीं होती तो सिस्टम उसे नहीं गिनता था। उसके अपार्टमेंट में एक भी ऐसी वस्तु नहीं थी जिसका वजन 100 किलोग्राम तक हो। राघव ने इसके बारे में केवल कुछ सेकंड के लिए सोचा, इससे पहले कि वह एक विकल्प लेकर आया। जहां तक यात्रा करने और चढ़ाई करने का सवाल था, वह इन दोनों को आसानी से कर सकता था। यात्रा के लिए वह कहीं भी ले जाने के लिए एक होवर बस में सवार हो सकता था, जबकि चढ़ाई के लिए वह बार बार सीढ़ियों का उपयोग कर सकता था। राघव सीढ़ियों से नीचे उतरा और कुछ ही सेकंड में इमारत के नीचे पहुंच गया। पड़ोस में अभी भी लोग थे, इसलिए राघव ने अपनी गति बढ़ाने और अपनी चढ़ाई को यथासंभव शांत बनाने के लिए डैश के साथ साइलेंट एडवांसमेंट को सक्रिय करने का फैसला किया। डैश सक्रिय हो गया है। साइलेंट एडवांसमेंट सक्रिय हो गया है। सशूश। राघव तुरंत फिर से सीढ़ियों पर दौड़ने लगा। इतनी गति के साथ भी जब वह सीढ़ियों पर दौड़ा तो कोई टैपिंग की आवाज़ नहीं हुई। हवा की छोटी लहरें जो वह उत्पन्न करता था अब हल्की और लगभग पूरी तरह से शांत थीं। ये पहली बार था जब राघव साइलेंट एडवांसमेंट का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसे यह क्षमता पसंद आ रही थी। वातावरण में एक भी व्यक्ति ने उसे नोटिस नहीं किया और उसे यकीन था कि वह किसी पर भी इस तरह से उनकी जानकारी के बिना चुपके से पहुंच सकता था। वह शीर्ष पर पहुंचा और फिर से नीचे उतरा, फिर वापस ऊपर भागा। उसने ये कई बार दोहराया, इससे पहले कि आखिरकार उसे अपनी दृष्टि में एक सूचना दिखाई दी।
दैनिक कार्य पूरा हो गया, 1/3 900 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ें। ये सूचना देखकर राघव फिर से नीचे उतरा। उसने एक बार डैश का उपयोग किया और इसे 20 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर लिया। राघव ने बिना समय बर्बाद किए निकटतम बस स्टॉप की ओर चला गया और एक होवर बस में सवार हो गया। उसने शहर के नक्शे पर गणना की कि यात्रा कार्य पूरा करने के लिए वह सबसे नज़दीकी जगह कहाँ जा सकता है। उसने शहर के एक विशेष हिस्से की ओर जाने का फैसला किया जो एक्लोन अकादमी के पास था, लेकिन फिर भी कुछ मील दूर था। लगभग 5 मिनट में उसे यात्रा खोज पूरी करने की सूचना मिली, लेकिन अब वह उस गंतव्य पर पहुंच गया था जिसे उसने चुना था, इसलिए उसे बस से नीचे उतरना पड़ा। यदि वह वापस जाना चाहता तो उसे दूसरी बस लेनी पड़ती। जैसे ही वह बस से नीचे उतरा, परिचित क्षेत्र उसकी दृष्टि में दिखाई दिया। आवासीय और व्यावसायिक श्रेणी की इमारतों के बीच का क्षेत्र। वह थोड़ा आगे बढ़ा और दूरी में एक अधूरी इमारत को देखा। सटीक होने के लिए वे 5 अधूरी इमारतें थीं, लेकिन बीच वाली विशेष रूप से अलग दिख रही थी। बोलिन निर्माण स्थल 7, राघव ने मन ही मन कहा, क्योंकि उस दिन की यादें फिर से उसके दिमाग में आने लगीं। वह उस जगह के करीब और करीब चला गया, बीच में उस इमारत को देखते हुए जहां उसका पहला ब्लडलाइन चोरी का साहसिक कार्य शुरू हुआ था। उसे याद था कि पॉल के हाथों यहां लगभग मर गया था। ये वही जगह भी थी जहां उसने एक काया बनना बंद करने का फैसला किया था और जहां उसने पहली बार किसी व्यक्ति का जीवन लिया था। ये कुछ ऐसा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह करेगा। मदद! एक चीख ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। एक चीख ने उसे हकीकत में वापस ला दिया। राघव ने पीछे मुड़कर देखा कि लाल कपड़ों में एक किशोरी एक काले रंग के हमलावर से भाग रही है। वे दोनों उस रास्ते से आ रहे थे जो निर्माण स्थल के पीछे की ओर जाता था। किशोरी ने एक तंग लाल गाउन पहना हुआ था। उसके चेहरे पर मेकअप था, जिससे ये साफ था कि वह किसी खास मौके के लिए तैयार हुई थी। राघव को लगा कि वह शायद किसी पार्टी से आ रही थी। वह और हमलावर दोनों ही सामान्य से ज़्यादा तेज थे, इसलिए ये साफ था कि वे दोनों मिक्स्ड ब्लड थे। साथ ही इस समय इस इलाके से ज़्यादा लोग नहीं गुजर रहे थे। राघव को सड़क के अलग अलग कोनों पर केवल 3 लोग दिखे। ये कहना मुश्किल था कि वे सामान्य लोग थे या नहीं, इसलिए वे शायद उनकी गति का मुकाबला नहीं कर पाते। लड़की और हमलावर राघव की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ सिर्फ वही था जिसके पास उसकी मदद करने का मौका था, बाकी लोगों के विपरीत, लेकिन उसने बीच में न पड़ने का फैसला किया था। वापस आ जाओ, कुतिया। मुझे अकेला छोड़ दो, कमीने। जब मैं तुम्हें पकड़ूंगा तो तुम्हारे साथ खूब मजा करूंगा। मैं तुम्हारी पार्टी में फिर कभी नहीं आऊंगी। मैं तुमसे अपनी मनमानी करा के रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, हा हा हा। उनकी बातचीत राघव के कानों तक पहुंची, क्योंकि वह चलता रहा। करीब से देखने पर हमलावर असल में काले कपड़ों में एक किशोर लड़का था। उनकी बातचीत से राघव ने अपने दिमाग में एक तस्वीर बना ली थी कि क्या हुआ होगा। उसने सोचा कि लड़की को शायद किसी पार्टी में बुलाया गया था और अब पार्टी के आयोजकों में से एक उसे परेशान करने वाला था। ये सुनसान इलाका इस बात का सबूत था कि शायद यही मामला था, क्योंकि आजकल के युवाओं को ऐसी जगहों पर पार्टी करना पसंद होता है जहां उन्हें कोई परेशान न करे। राघव ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि लड़का खुलेआम उसका पीछा करने से इसलिए नहीं डर रहा था क्योंकि शायद उसे कानून तोड़ने के परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, लड़के का एक ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जो उसे छूट दे सके। एक और कमीना जो एक अमीर परिवार से आता है ना? राघव ने स्थिति का विश्लेषण करने के बाद बीच में पड़ने की सोची, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। यह मेरा काम नहीं है। उसे ऐसी पार्टियों में जाने का नतीजा भुगतने दो। राघव आगे चलता रहा। मुझे इसका इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो। मैं तुम्हारे उस सेक्सी शरीर को बर्बाद नहीं करना चाहता। मदद! लड़की ने ठीक तभी मदद के लिए चिल्लाया जब वे राघव के करीब आ रहे थे। कुतिया, तुम अभी भी किसी और से मदद मांग रही हो? लड़के ने चिल्लाते हुए अपना हाथ फैलाया। फूम! ऐसा करने के बाद उसकी हथेली से गैस का एक काला गोला निकला। लड़की चिल्लाई और झुक गई। इस वजह से काले गैस का गोला सामने राघव की ओर बढ़ गया। राघव ने उत्सुकता से गैस के गोले को देखा जैसे ही वह उसके पास आया। उसने इसका विश्लेषण किया जब वह उसके पास आ रहा था। झुकी हुई लड़की कुछ चिल्ला रही थी। उसने सोचा था कि राघव को निश्चित रूप से चोट लगेगी, लेकिन उसकी हैरानी के लिए वह उससे उम्मीद से ज़्यादा तेजी से एक तरफ मुड़ा और काले गैस के गोले से बच गया। धड़ाम! यह उस छोटे से साइन बोर्ड से टकराया जो पहले राघव से 3 मीटर पीछे था। सस! एक सरसराहट की आवाज़ आई क्योंकि साइन बोर्ड पिघलना शुरू हो गया था। इसके बाद किशोर लड़का लड़की तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने उसे पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसे जमीन से उठा लिया। तुमने मुझे बहुत परेशान किया। मैं तुम्हारे साथ खूब मजा करूंगा, लड़के ने उसके कान को चाटते हुए कहा। जब लड़के का बायां हाथ उसकी छाती की ओर बढ़ा तो लड़की डर से कांप गई। उसने उसके कपड़ों से ही उसके स्तनों को पकड़ लिया और उन्हें सहलाना शुरू कर दिया। आह, कितना अच्छा एहसास है, उसने खुशी से कहा।
मुझे जाने दो, उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उससे साफ तौर पर ज्यादा मजबूत था। अरे, तुम लगभग मुझे मारने वाले थे। लड़के ने अपने हाथ रोके और राघव को देखा, जिसने अभी अभी बात की थी। उसकी आंखें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर गईं, फिर वह उपहास से हंसा। ये चूहा कौन है? अगली बार देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो, बेवकूफ, हा हा हा। ये सुनकर राघव ने नीचे देखा और मुस्कुराया। मैं सच में अपने काम से मतलब रखना चाहता था, लेकिन अब। राघव बोलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब वह उनसे केवल 3 फीट दूर था तो उसने लड़के की आंखों में देखने के लिए ऊपर देखा। तुमने इसे मेरा काम बना दिया। राघव के इन शब्दों के बोलते ही वह 6 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक बढ़ गया और उसने लड़के का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने उस हाथ को पकड़ लिया जिसका लड़का लड़की के स्तनों को सहलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था और उस पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। जकड़न, दरार, क्या रहा? लड़के की कलाई की हड्डियां 2 टुकड़ों में टूट गईं, जिससे वह चिल्ला उठा। ऐसा होते ही उसने तुरंत लड़की को छोड़ दिया और जमीन पर गिर गया, रोते हुए अपने दाहिने हाथ को पकड़ लिया। लड़की अपने बट पर गिर गई और राघव को हैरान होकर देखा। राघव ने अपना पैर उठाया और उसे लड़के की छाती की ओर घुमाया। धड़ाम, लात ने लड़के को 5 मीटर पीछे हवा में उछाल दिया, क्योंकि उसकी छाती धक्के से दब गई थी। सस, लड़का कुछ इंच पीछे सरका, इससे पहले कि उसका शरीर रुक जाए। लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं जैसे ही उसने आगे लड़के को देखा। उसने अपने सिर को घुमाया और प्रशंसा की नज़र से राघव को देखा। शुक्रिया, लड़की ने राघव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, राघव ने कहा और डैश को एक्टिवेट करके आगे दौड़ने लगा। स्वूश, कुछ ही सेकंड में वह नज़रों से ओझल हो गया। लड़की कुछ सेकंड तक उसी दिशा में देखती रही, इससे पहले कि उसने एक खांसी की आवाज़ सुनी। लड़का अभी भी फर्श पर खून खांस रहा था। मदद करो। दर्द के कारण लड़के की आवाज़ टूट गई, क्योंकि वह बोलते समय अपनी छाती को पकड़े हुए था। ओह, क्या उलटफेर है, लड़की ने उपहास से बात करते हुए उसकी ओर चलते हुए कहा। उसने कुछ सेकंड तक उसे एक गर्व से देखा, इससे पहले कि उसे एक एहसास हुआ। ओह, मुझे शायद यहाँ से निकल जाना चाहिए, उसने अपने मन में कहा और विपरीत दिशा में भाग गई। लड़का अपने खून के तालाब में वहीं रह गया। रात देर हो चुकी थी, इसलिए इस विशेष क्षेत्र में लोगों के उसे देखने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं थी। वह ये जानता था क्योंकि उसने पार्टी के लिए जगह खुद चुनी थी। तारांकन राघव डैश का 2 बार इस्तेमाल करने के बाद सबसे पास के बस स्टेशन पर पहुंच गया था। बस में घुसने तक वह अपने सामान्य आकार में वापस नहीं आया। अगर हम खुले में न होते तो मैं उस बेवकूफ़ को मार देता और उसकी ब्लडलाइन ले लेता, राघव ने अपने अंदर कहा जैसे ही वह बैठ गया। उसने उस पल लड़के की ब्लडलाइन पाने के लिए एक योजना बनाई थी, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह लड़के पर हमला करने के बाद लंबे समय तक नहीं रुक सकता था। वह उसे बोलिन निर्माण स्थल में लुभाना चाहता था और वहां निष्कर्षण करना चाहता था, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। सड़कों पर कैमरे थे, लेकिन अधूरी इमारतों में नहीं थे। लेकिन अगर राघव उसे वहां ले जाता तो उसके पकड़े जाने की संभावना थी, क्योंकि ब्लडलाइन निकालने में उसे सिर्फ मारने और छोड़ने से ज़्यादा समय लगता। यही कारण था कि उसने लड़के को मारने से पहले अपना आकार बढ़ाया। शायद अगली बार, राघव ने निष्कर्ष निकालते हुए और अपनी पीठ को सीट पर टिकाते हुए आह भरी। छिपी हुई खोज पूरी हुई। राघव सीधा बैठ गया जैसे ही उसने वह देखा। खोज विवरण, लड़की को हमलावर के पकड़ने से बचाएं। राघव का भाव हैरानी से भरा था जैसे ही उसने नोटिफिकेशन को देखा। अगर मैंने उसे अनदेखा करने का फैसला किया होता तो मैं फेल हो जाता। राघव सिस्टम को कोसना चाहता था, लेकिन वह समझ गया कि अगर उसे पहले ही बताया जाता तो इसे छिपी हुई खोज नहीं कहा जाता। वह व्यावहारिक रूप से फेल हो गया था क्योंकि वह तब तक शामिल नहीं हुआ था जब तक कि लड़के का हमला लगभग उसे नहीं लगा था। इनाम, लेस देन ब्लडलाइन अपग्रेड ग्रेटर दैन, लेस देन 5000 EXP ग्रेटर दैन। बधाई हो, होस्ट की मॉफ क्षमता अब शेपे शिफ्टिंग में विकसित हो गई है। शेपे शिफ्टिंग। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं जैसे ही उसने नोटिफिकेशन को देखा। कुछ ही मिनटों बाद राघव अपने पड़ोस में वापस आ गया था। इस समय उसे केवल एक ही दैनिक काम पूरा करना बाकी था। रात के 10 बज चुके थे, जिसका मतलब था कि दिन खत्म होने में अभी भी उसके पास 2 घंटे थे। राघव ने राहत की सांस ली। आखिरी काम को पूरा करने के लिए उसकी योजना के अनुसार उसे जंगल की ओर जाना था। उसने फिर से डैश को एक्टिवेट किया और जंगल की ओर दौड़ा। जूश, कुछ ही सेकंड में उसकी परछाई इस आवासीय क्षेत्र की आखिरी अपार्टमेंट से तेजी से गुजरी और आगे घने जंगल की ओर बढ़ गई। जब डैश खत्म हुआ तो वह घने जंगल के बीच में एक पेड़ के सामने आ गया था। पेड़ करीब 9 मीटर लंबा था, जिस पर हरे और नीले रंग की छाया थी। पेड़ की चौड़ाई 4 लोगों के साथ खड़े होने जितनी थी। राघव पेड़ के सामने खड़ा हुआ और उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यह अच्छा है, उसने अपनी हथेली से पेड़ को महसूस करने के बाद बुदबुदाया। राघव ने अपनी मुट्ठी भींची, अपनी बांह को पीछे खींचा और मुक्का मारा। बम, उसकी मुट्ठी पेड़ से टकराई जिससे एक जोरदार धमाका हुआ।
पेड़ में 4 इंच गहरा छेद बन गया और राघव की मुट्ठी अंदर धंस गई। राघव ने अपनी बांह को छेद से बाहर निकाला और अपनी उंगलियां अपनी ठुड्डी पर रखीं। मेरी सामान्य ताकत के साथ मैं बस इतना ही कर सकता हूं। मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, राघव ने मन ही मन सोचा जैसे ही वह लड़ने की मुद्रा में आया। उसने सांस छोड़ी और अपनी बांह को पीछे की ओर मोड़कर पूरी ताकत से एक और मुक्का मारा। बैंग, क्रैक। इस बार टक्कर होने पर राघव की मुट्ठी ने पेड़ के शरीर में 10 इंच गहरा छेद कर दिया। उस जगह से पेड़ के बाकी हिस्सों तक दरारें फैल गईं, लेकिन यह अभी भी गिरने से बहुत दूर था। मुझे लगता है कि मेरी सामान्य ताकत के साथ मैं इतना ही कर सकता हूँ। राघव को एहसास हुआ कि उसकी ताकत अभी भी बहुत कम है और खूनभेड़िए के खिलाफ उसकी जीत उसकी ताकत को 20 ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिलाकर हुई थी। उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसकी सामान्य ताकत तीसरे स्टेप ज़ूलू रैंक को टक्कर दे रही थी। आंशिक म्यूटेटेड बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। राघव ने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन को एक्टिवेट किया और आकार में बढ़ने लगा। उसका शरीर फूल गया और लगभग उसका स्वेटर फट गया। अगर इस स्वेटर की लोचदार शक्ति पहले वाले से ज़्यादा नहीं होती तो यह फट ही गया होता। इस स्थिति में राघव 8 फीट से ज़्यादा लंबा था। उसने फिर से अपनी मुट्ठी भींची। चलो फिर से कोशिश करते हैं, उसने गहरी आवाज़ में बुदबुदाया। बैंग। उसने फिर से पेड़ पर मुक्का मारा जिससे चारों तरफ लकड़ियों के टुकड़े बिखर गए क्योंकि उसकी मुट्ठी पेड़ के बीच में बहुत गहराई तक घुस गई थी। पेड़ अभी भी खड़ा था लेकिन थोड़ा सा हिल रहा था। राघव ने दाहिनी बांह पीछे खींची और अपनी बाईं बांह को बाहर फेंका। बैंग, क्रैक। उसकी बाईं मुट्ठी पेड़ से टकराए और आखिरकार उसने रास्ता दे दिया। जो पेड़ पहले शान से खड़ा था वह नीचे से 2 टुकड़ों में बंट गया। क्रैक। तने की लकड़ी अब उसका वजन नहीं सह पा रही थी और वह नीचे गिर गया। बैंग। ये राघव के बाईं ओर जमीन पर गिर गया। राघव वापस अपने सामान्य रूप में नहीं बदला, बल्कि वह गिरे हुए पेड़ की ओर चला गया। चूंकि यह टूट चुका था इसलिए अब यह करीब 7 मीटर लंबा था। राघव नीचे झुका और अपनी हथेली पेड़ पर रखकर उसे पकड़ा। वह पेड़ को अपने सिर के ऊपर उठाते हुए गुर्राया। केवल एक बार ही उसके लिए अपने कान में सिस्टम की सूचना की घंटी सुनने के लिए काफ़ी था। दैनिक कार्य पूरा हुआ। 3/3 कुल 2750 किलोग्राम का वजन उठाया। राघव नीचे झुका और पेड़ को धीरे से गिरा दिया। वह धीरे धीरे वापस इंसान के रूप में बदल गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, इस पेड़ का वजन उसके दैनिक काम को पूरा करने के लिए काफ़ी था। उस इलाके में छोटे पेड़ थे लेकिन उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह एक ही बार में काम पूरा कर ले, इस पेड़ का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हो गया, मुझे अपने दैनिक कामों को दिन में किसी और काम से पहले पूरा करना शुरू करना होगा, राघव ने सोच विचार करते हुए कहा। वह पिछली रात से मिक्स्ड ब्रीड पर शोध कर रहा था। चूंकि वह मिक्स्ड ब्रीड को मारकर EXP प्राप्त कर सकता था और उनके शरीर के अंगों को बेचकर भी पैसा कमा सकता था, तो अगर वह उनका शिकार करना शुरू करता है तो यह उसके लिए दोहरी जीत होगी। समस्या ये थी कि उन्हें कहाँ ढूंढा जाए बिना खुद को खतरे में डाले, क्योंकि कुछ मिक्स्ड ब्रीड ऐसे थे जो इस समय उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। राघव पेड़ पर बैठ गया और सिस्टम इंटरफेस खोला। जब वह उसकी नज़रों के सामने आया तो उसने स्किल्स और एबिलिटीज़ पैनल को दिखाने के लिए कहा। स्किल्स और एबिलिटीज़। डैश लेवल 4, स्प्रिंट लेवल 3, रीजनरेशन लेवल 3, शेप शिफ्टिंग लेवल 1, जॉइंट मूवमेंट लेवल 3, टॉक्सिन इम्यूनिटी लेवल 3, रिक्रिएशन लेवल 3, ब्लडलाइन एक्विजिशन लेवल 3। राघव की आंखें शेप शिफ्टिंग पर टिकी थीं। वह जानना चाहता था कि क्या ये वही था जो वह सोच रहा था। शेप शिफ्टिंग लेवल 1, सही ज़रूरतों को पूरा करने पर किसी व्यक्ति के रूप की नकल करने की क्षमता। ये सच में वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। राघव को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। उसे कभी नहीं लगा था कि उसे इस तरह के समय में ऐसी क्षमता मिलेगी। इससे सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। राघव पहले से ही सोच रहा था कि वह अपने लाभ के लिए इस क्षमता का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करेगा। उसने पहले कभी किसी को शेप शिफ्टिंग की क्षमता के साथ नहीं देखा था, इसलिए उसे लगा कि यह बहुत दुर्लभ होनी चाहिए। कुछ मिनटों तक योजनाएं बनाने के बाद राघव ने अपने अपार्टमेंट में वापस जाने का फैसला किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब राघव इमारत में घुसा तो रात के 10 बज चुके थे। वह कुछ ही सेकंड में आखिरी मंजिल पर पहुंचा और अपने अपार्टमेंट की ओर जाने वाले गलियारे से चला गया। उसने अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने एक व्यक्ति की परछाई देखी। गलियारे की बत्तियां धीमी थीं जिसकी वजह से राघव इस व्यक्ति को ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन अपनी परसेप्शन की वजह से वह इस व्यक्ति को बहुत दूर से ही देख पाया था और वह बता सकता था कि यह व्यक्ति एक महिला थी। राघव अपने चेहरे पर एक संदेह भरे भाव के साथ चुपचाप उस व्यक्ति की ओर बढ़ा। अगर यह व्यक्ति खतरनाक हुआ तो वह किसी भी तरह के हमले से लड़ने के लिए तैयार था। वह चुपचाप चला जब तक कि वह उस व्यक्ति से केवल 7 फीट दूर नहीं था। वह आखिरकार उस व्यक्ति को साफ साफ देख पाया। एंगी, वह अचंभे भरे भाव के साथ बुदबुदाया जैसे ही वह उसकी ओर चला। एंगी अपने अपार्टमेंट के सामने इस तरह से बैठी थी कि उसके घुटने उसके सीने को गले लगा रहे थे।
उसकी बाहें उसके घुटनों पर एक क्रॉस आकार में रखी थीं और उसका माथा उसकी बाहों पर टिका था। समय समय पर उसका सिर एक तरफ झुक जाता था और उसकी बाहों से गिर जाता था, लेकिन वह अनजाने में उन्हें वापस अपनी बाहों पर रख लेती थी। एंगी, राघव उसके सामने पहुंचा और पुकारा, फड़फड़ाना। उसकी पलकें कांपी और उसने अपनी आंखें खोली जो अभी भी नींद से भारी थीं। उसने एक भ्रमित रूप के साथ बुदबुदाया जैसे ही उसकी आंखें साफ हुईं और उसने राघव को अपने सामने खड़ा देखा। राघव, तुम वापस आ गए। वह शर्मिंदगी के साथ उछल पड़ी और अपने मुंह के किनारे से टपकती हुई लार को साफ किया। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राघव ने एक भ्रमित रूप के साथ पूछा। तो मैं देख रही थी कि तुम लगभग 2 घंटे पहले निकले थे और वापस नहीं आए। मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने इंतजार करने का फैसला किया ताकि मैं समय पर पुलिस को बुला सकूं या पड़ोसियों को अलर्ट कर सकूं अगर तुम नहीं आते। कहीं तुम किसी खतरे में तो नहीं हो? एंगी ने ये कहते हुए राहत की भावना महसूस की। राघव की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया। उसकी बात सुनकर वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे सही शब्द नहीं मिले। वह बस उसे देखता रहा। जैसे ही सेकंड बीतते गए, उसने एक अवर्णनीय भावना को अपने अंदर उमड़ते हुए महसूस किया क्योंकि उसने उसके चेहरे पर चिंता का भाव देखा था। एंगी भी उसे वापस देख रही थी। जैसे ही दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, माहौल अजीब होने लगा। यह अच्छा है कि तुम अब वापस आ गए हो, एंगी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ने के लिए कहा। मैं अब सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। एंगी राघव को हाथ हिलाते हुए अपने अपार्टमेंट की ओर मुड़ गई। शुभ रात्रि। राघव की आवाज़ रुकी हुई लग रही थी जैसे ही उसने उसे जवाब दिया। वह मुड़ी और उसे प्यार से देखकर अपने अपार्टमेंट में चली गई। राघव ने अपनी चाबियां लीं और अपना दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। एक पानी की बूंद राघव से कुछ सेंटीमीटर आगे फर्श पर गिरी जिसने उसके दिमाग को वापस उसके आसपास के माहौल में लाया। यह क्या है? राघव ने अपनी गाल को छुआ और गीलापन महसूस किया। क्या मैं रो रहा हूँ? यह क्या है? राघव ने अपना गाल छुआ और गीलापन महसूस किया। क्या मैं रो रहा हूँ? उसने जब अपना गाल छुआ और महसूस किया कि उसकी बाईं आंख से आंसुओं की एक लकीर बह रही है तो उसे बहुत हैरानी हुई। ये किस लिए? राघव हल्का सा हंसा और अपने गालों को साफ करके अपनी पढ़ने वाली कुर्सी की तरफ चल दिया। वह इसके पीछे के कारण के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, हालांकि उसे पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन उसने एंजी के बारे में एक नया फैसला लिया था। अगली सुबह राघव बहुत जल्दी उठ गया। वह ये नहीं भूला था कि उसने अपना रोज का काम सबसे पहले करने का फैसला किया था, इसलिए उसने जागते ही वह करना तय किया। उस वक्त सुबह के सिर्फ 5 बजे थे। राघव को इतनी सुबह उठने की आदत थी, इसलिए यह उसके लिए सामान्य बात थी। वह अपना रोज का काम शुरू करने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर गया। राघव ने उठाने और सफ़र करने का काम कल वाले तरीके से ही किया, लेकिन चढ़ाई वाले काम के लिए वह डोजो गया। मिस एमी ने उसे पहले ही किसी काम में मदद करने के लिए वहां आने को कहा था। रविवार का दिन था, लेकिन राघव चर्च नहीं गया क्योंकि उसके माता पिता कभी चर्च नहीं जाते थे। इस जमाने में बहुत से लोग चर्च नहीं जाते थे। इस युग में लोग भगवान जैसी किसी उच्च सत्ता की बजाय टेक्नोलॉजी और एलियन जीवन पर ज्यादा विश्वास करते थे। मिक्स्ड ब्लड्स का युग शुरू होने के बाद से कुछ लोगों ने खुद को ही एक उच्च सत्ता होने का दावा किया था। इस युग में कुछ पृथ्वीवासियों को तो भगवान की तरह ही देखा जाता है। एंजी का परिवार उन लोगों में से था जो अभी भी ईसाई भगवान पर विश्वास करते थे, इसलिए वे चर्च गए जबकि राघव अपना रोज का काम पूरा करने के बाद डोजो चला गया। सुबह करीब 10 बजे राघव का डोजो का काम पूरा हो गया और वह नीचे की मंजिलों की सीढ़ियां उतर रहा था जहां से उसे लिफ्ट मिल सकती थी। तीसरी सबसे निचली मंजिल पर वह किसी से टकराया, या कहें तो कुछ लोगों से। सबसे नीचे से तीसरी यह मंजिल डोजो की पहली मंजिल थी और यह सबसे सस्ती भी थी। ये सबसे सस्ती थी, फिर भी बहुत से लोग इसे नहीं खरीद सकते थे सिवाय ऊंची श्रेणी के परिवारों के। राघव डोजो की पहली मंजिल पर अपनी माँ और भाई से टकराया। वे लिफ्ट स्टैंड से आ रहे थे और उनके पीछे काले सूट में एक आदमी चल रहा था। वे बातचीत में खोए हुए लग रहे थे क्योंकि उसकी माँ हंस रही थी और मुस्कुरा रही थी, जबकि वह आदमी अपने छोटे भाई के कंधे पर तारीफ भरी नज़र से बार बार थपथपा रहा था। जब उन्होंने राघव को दूसरी तरफ से आते देखा तो वे रुक गए। राघव, उसे वहां देखकर माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। उनका मन पिछली बार की मुलाकात की तरफ गया जिससे वे वहीं जम गईं। उस आदमी को पहले तो समझ नहीं आया कि वे क्यों रुके, लेकिन जैसे ही उसने नाम सुना उसका चेहरा समझ से चमक उठा। एंड्रिक ने राघव को तिरस्कार भरी नज़रों से घूरा। उसका चेहरा राघव को देखकर गुस्से से भरे हुए जानवर की तरह दिख रहा था। राघव ने एक बार उन्हें देखने के बाद दोबारा उन पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया और लिफ्ट की तरफ चलता रहा। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा और उनके बगल से गुजरने वाला था, तभी एक बड़े हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। राघव के कदम रुक गए और उसने अपने बाएं कंधे की तरफ देखा, जहां काले सूट वाले आदमी ने उसके कंधे को कसकर पकड़ा हुआ था। युवा, तुम में तमीज की कमी है।
आदमी ने गहरी आवाज में कहा। राघव की नज़र आदमी के हाथ से होते हुए उसके चेहरे पर गई। उस आदमी की चमड़ी थोड़ी सांवली थी, उसकी दाढ़ी और मूंछें घनी थीं। उसका शरीर बहुत भारी था, जो उसे एक गोरिल्ला जैसा दिखा रहा था। उसका हर हिस्सा भारी था, जिसमें उसके बड़े बड़े हाथ भी शामिल थे जो राघव के कंधे को पकड़े हुए थे। राघव अपने कंधे पर 1000 पाउंड से ज्यादा का वजन महसूस कर सकता था। आपका क्या मतलब है? राघव ने कहा और उस आदमी की पकड़ से अपने कंधे को छुड़ाने की कोशिश की। तुमने अपनी मां को सम्मान नहीं दिया और न ही अपने भाई को पीटने के लिए माफी मांगी। तुम किस तरह के बच्चे हो? बोलते हुए वह आदमी अपना चेहरा राघव के चेहरे के और करीब ले आया। मैं उस तरह का बच्चा हूं जिसकी न तो मां है और न ही भाई। मैं मरे हुए लोगों से माफी नहीं मांगूंगा। राघव ने बेशर्मी से उस आदमी के हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए कहा। तुम? एनरिक ने गुस्से से राघव की ओर इशारा किया। उनकी मां राघव को ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई और इंसान हो। ओह, तुम में एक ही को रैंक वाले एमबीओ कर्नल से बहस करने की हिम्मत है। कितना बहादुर युवा है, आदमी ने धमकाते हुए कहा और अपनी हथेली को राघव के कंधे पर वापस रख दिया। इस बार उसने राघव के कंधे को पहले से भी ज्यादा कसकर जकड़ लिया, यहाँ तक कि राघव के कंधे की हड्डी से टूटने जैसी आवाजें आने लगीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपसे कहा कि मैं मरे हुए लोगों से माफी नहीं मांगता। राघव अपनी जगह पर खड़ा रहा, हालांकि उसके कंधे में दर्द होने लगा था। तुम माफी मांगोगे और घुटनों के बल बैठकर मांगोगे, आदमी ने फिर से अपनी आवाज में कहा और राघव के कंधे पर अपनी ताक बढ़ा दी। उसका इरादा उसे घुटनों के बल बैठाने का था। राघव ने दांत पीसे, क्योंकि उसके घुटने झुकने लगे थे। आसपास के लोग जो पहले दखल देना चाहते थे, वे ये सुनकर चूहों की तरह बिखर गए कि वह आदमी एमबीओ का एक इको रैंक वाला मिक्स्ड ब्लड था। राघव समझ सकता था कि वह आदमी अपनी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी वह उसके खिलाफ मुश्किल से लड़ पा रहा था। वह आदमी मुस्कुराया जब उसने राघव के कंधे को और कसकर जकड़ लिया और उसे और भी नीचे धकेल दिया। राघव ने दोनों हाथों से उस आदमी का हाथ पकड़ा और जितनी ताकत से ऊपर की तरफ धकेल सकता था उतनी ताकत लगाई, लेकिन ये सब बेकार था। तीव्र वजन के कारण उसके पैर कांप रहे थे और धीरे धीरे जमीन की तरफ झुक रहे थे। एनरिक एक पागलपन भरी मुस्कान के साथ एक तरफ से देख रहा था। हाँ मास्टर जेके, उसे मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए सजा दो। यह आदमी एनरिक का एमबीओ का ट्यूटर था और उसे जेके के नाम से जाना जाता था। मैं नहीं करूंगा। इस समय राघव का चेहरा बहुत भयंकर था। उसकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा फूल गई थीं और उसके पैरों से जमीन पर थोड़ी दरारें पड़ गई थीं, क्योंकि वह ऊपर की तरफ धकेल रहा था। फिर भी सब कुछ बेकार था, क्योंकि उसके घुटने लगातार झुक रहे थे। इस समय उसके घुटने जमीन से कुछ सेंटीमीटर ही दूर थे, लेकिन वह अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ओह, क्या ये बच्चा कमजोर नहीं था? यहाँ तक कि एनरिक भी यह नहीं संभाल सकता। वह एफ ग्रेड की ब्लडलाइन के साथ कैसे विरोध कर पा रहा है? मास्टर जेके ने सोचा। हालांकि जैसा कि राघव ने पहले सोचा था, वह सिर्फ अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी ये ताकत किसी भी जुलू रैंक वाले मिक्स्ड ब्लड को घुटनों के बल लाने के लिए काफ़ी थी। राघव एक बार फिर से अपमानित होना नहीं चाहता था। वह अतीत में इस तरह की काफ़ी चीज़ों का सामना कर चुका था, खासकर ऐसी चीज़ों के लिए जिनका कोई मतलब नहीं था, जैसा कि अभी हो रहा था। कोई भी समझदार इंसान परिवार के झगड़े में दखल नहीं देगा, लेकिन यह आदमी आज राघव को यहाँ अपमानित करने पर तुला हुआ था। तुम्हारे चेहरे पर वह अनिच्छा का भाव मुझे तुम्हें और ज्यादा अपमानित करने के लिए मजबूर कर रहा है। तुमने मेरे छात्र को छूने की हिम्मत कैसे की? मास्टर जेके ने ताक बढ़ा दी और राघव के कंधे पर और भी नीचे की तरफ दबाया। जैसे ही राघव के घुटने जमीन से छूने वाले थे, तभी एक तेज स्त्री की आवाज सुनाई दी। जेके, तुम मेरे छात्र के साथ क्या करने की सोच रहे हो? मिस्टर जेके के लिए इसकी आवाज। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वह नहीं हो सकती। ये सुनते ही उनकी पीठ अकड़ गई और वह उस व्यक्ति को देखने के लिए धीरे धीरे मुड़े जिसने अभी बात की थी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उनका दिल लगभग सीने से बाहर आ गया। वह एक युवती थी जिसके लंबे भूरे बाल थे। उसका पतला और सुंदर शरीर था, जिसकी लंबाई लगभग 5-7 थी। उसने एक हरे रंग का छोटा टाइट फिटेड गाउन पहना हुआ था और उसके कंधों पर एक भूरे रंग का कोट लिपटा हुआ था। यंग मिस एमी, वह आदमी उसे देखकर बहुत हैरान था। मिस एमी हल्के और सुंदर कदमों के साथ उनकी ओर बढ़ीं। 2 ही सेकंड में वह उनके सामने खड़ी हो गईं। मैंने पूछा कि तुम मेरे विद्यार्थी के साथ क्या कर रहे हो? मिस एमी ने धमकी भरे लहजे में पूछा। संयोजक चिन्ह छोटे ऊ महारा विद्यार्थी। मिस्टर जे के पीछे मुड़े और राघव को देखने लगे जो उन्हें गुस्से से घूर रहा था। मिस एमी ने भी उसकी ओर देखा और देखा कि राघव का कंधा अपनी जगह से हट गया था। वह एक ऐसे कोण पर मुड़ा हुआ लग रहा था जिससे पता चलता था कि वह टूट गया था। उनकी आंखें अचानक भयंकर हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झट, मिस एमी ने अचानक अपना बायां हाथ मिस्टर जेके के चेहरे की ओर घुमाया।
धप। टकराव की आवाज़ एक छोटे गरज के समान थी जिससे हवा में छोटे कंपन पैदा हुए। मिस्टर जेके के मुंह से 20 दांत खून के साथ बाहर उड़ गए और वह कुछ फीट दूर जाकर गिरे। वह कई और फीट तक फिसलते रहे जब तक कि उनका सिर दीवार से नहीं टकरा गया। धम्म। आसपास मौजूद हर किसी का मुंह खुला रह गया सिवाय उन लोगों के जो पहले से ही मिस एमी को जानते थे। क्या उसने अभी MBO के एक इको रैंक वाले मिक्स्ड ब्लड को एक थप्पड़ से उड़ा दिया? हर किसी के मन में ऐसे ही विचार थे। एंड्रिक और उसकी मां सबसे ज्यादा हैरान थे, जैसा कि उनके चेहरों से पता चल रहा था। ये औरत कौन है? उसने ऐसा क्यों कहा कि वह राघव की टीचर है? एंड्रिक मिस एमी से परिचित नहीं था क्योंकि वह अभी भी मिडिल स्कूल में था, जबकि उनकी मां हाई स्कूल में कभी भी माता पिता शिक्षक बैठकों में शामिल नहीं हुई थी, इसलिए वह राघव के किसी भी शिक्षक को नहीं जानती थी। वे दोनों उन्हें नहीं पहचान पाए। क्या तुम ठीक हो? मिस एमी ने राघव की ओर मुड़कर पूछा। राघव ने हाँ में सिर हिलाया। हालांकि उसका कंधा तेज पकड़ से थोड़ा घायल हो गया था, लेकिन उसकी रीजनरेशन क्षमता के कारण वह ठीक हो गया था। जेके, मिस एमी ने फिर से बुलाया। जेके अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था और अपने टूटे हुए दांतों और खून को थूक रहा था। जब उसने मिस एमी को फिर से उसे बुलाते हुए सुना तो वह एक डरे हुए चेहरे के साथ उनकी ओर रेंगने लगा। योजक चिन्ह गमी स म योजक चिन्ह माफी च योजक चिन्ह हता योजक चिन्ह बड़े हुआ। मिस्टर जेके ने माफी मांगते हुए मिस एमी के पैर पकड़ लिए। यहाँ मौजूद हर कोई उस घमंड के बाद ऐसे चरम व्यवहार का कारण नहीं समझ सका जो उसने पहले दिखाया था। एक MBO अधिकारी को एक नागरिक के सामने घुटने टेकते हुए देखकर उनके दिमाग में अलग अलग सिद्धांत आ रहे थे। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि मिस एमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकती कि ऐसी चीज हो रही हो। मिस एमी ने मिस्टर जेके को नीचे एक गहरी नज़र से देखा। जैसे ही उन्होंने उसे थोड़ा नीचे झुककर और अधिक तीव्रता से अपनी आंखों में देखते हुए देखा, मिस्टर जेके अपने स्थान पर कांप गए। टैप टैप। उन्होंने उसके सिर के पीछे हल्के से 2 बार थप्पड़ मारा और बोली, तुमसे माफी मांगने वाला मैं नहीं हूं। मिस्टर जेके ने यह सुना और राघव को देखने के लिए मुड़े, फिर अपना सिर वापस मिस एमी को देखने के लिए मोड़ा। वह जानते थे कि अगर वह उनकी मांग का पालन करते हैं तो यह उनके लिए अपमान का कारण होगा, लेकिन अगर वह नहीं करते तो केवल वही जानते थे कि क्या भयानक इंतजार कर रहा था। क्या वह ऐसा करेगा? हर किसी को लग रहा था कि वे कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जो उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। मिस्टर जेके ने घूंट भरा और मिस एमी के पैर छोड़ दिए, फिर राघव की ओर रेंगने लगे। मैं माफी चाहता हूं, उन्होंने एक गिड़गिड़ाती हुई नज़र के साथ कहा। राघव मिस्टर जेके के चेहरे पर लिखा डर देख सकता था जिससे वह सोच रहा था, वह मिस एमी से इतना क्यों डरेंगे? एक व्यक्ति के चेहरे पर इतना डर देखना आश्चर्यजनक था, लेकिन राघव को भी हंसी आ रही थी जब उसने मिस्टर जेके के मुंह से लगभग सभी दांतों को गायब देखा। खैर, जब हम इस बिंदु पर पहुंच ही गए हैं, राघव ने अपना पैर उठाया और मिस्टर जेके के चेहरे पर नीचे लाया। ब्लैम! हर किसी ने सदमे के साथ इस दृश्य को देखा। वे यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि राघव में ऐसा करने की हिम्मत होगी। राघव ने अपने जूते के तलवे को मिस्टर जेके के चेहरे पर बार बार रगड़ा और फिर उसे नीचे लाया। अब हम बराबर हैं, राघव ने मन ही मन कहा और आगे बढ़ने लगा। मैं जा रहा हूं मिस एमी। राघव ने मिस एमी की ओर हाथ हिलाया और लिफ्ट की ओर चला गया। हर किसी ने राघव को आश्चर्य भरी नज़र से देखा। इस समय वह आकाशगंगा के लाखों सितारों की तरह चमक रहा था जिसने उनकी आंखों को आकर्षित किया। मिस एमी ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर सिर हिलाया। अच्छे बच्चे, तुम मेरे सामने कमज़ोर नहीं पड़े, मिस एमी ने कहा और मुड़कर जाने लगी। वह केवल 2 कदम आगे बढ़ीं, फिर रुकी और एंड्रिक और उसकी मां को देखने के लिए मुड़ गईं। एक ऐसे अद्भुत बेटे को छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उसकी देखभाल ज़रूर करूंगी, तुम्हारी तरह नहीं, उन्होंने ये कहा और जाने के लिए मुड़ गईं। राघव की मां के चेहरे पर एक बेजान भाव था जो भ्रम से मिला हुआ था। वह उस बयान का जवाब नहीं दे पाई क्योंकि सब कुछ अभी भी उनके लिए एक सपने जैसा लग रहा था। एंड्रिक की आंखें अभी भी चौड़ी थीं क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या हुआ था, नहीं वह ये समझ पा रहा था कि राघव को क्या हो गया था और उसे इतनी पागलपन भरी चीज से गुजरने की हिम्मत कहाँ से मिली। मिस्टर जेके के चेहरे पर अपमान का भाव था और वह कई सेकंड तक उसी स्थिति में रहे। जब राघव ने पहले उनके चेहरे पर पैर रखा तो उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ क्योंकि राघव बहुत कमज़ोर था, लेकिन जो अपमान उन्होंने महसूस किया था वह 2 गुना हो गया था। उन्हें अपने से कमज़ोर और कम दर्जे वाले व्यक्ति को अपने चेहरे पर पैर रखते हुए देखना पड़ा, बिना किसी तरह का जवाब दिए। उन्होंने अपने पूरे अस्तित्व में पहले कभी इतना अपमान महसूस नहीं किया था। कौन जानता था कि वह एक शिष्य को ले लेंगी। मुझे अब से यहाँ से दूर रहना होगा, मिस्टर जेके ने मन ही मन कहा, क्योंकि उन्होंने अपने मसूड़ों को एक साथ रगड़ा जिससे उन्हें दर्द हुआ। वह भूल गए थे कि इस समय उनके पास लगभग कोई दांत नहीं थे। राघव कुछ ही मिनटों में अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने पहुंचा।
वह तरोताज़ा और जीवंत महसूस करते हुए अपने चेहरे पर चमक के साथ बिल्डिंग में चला गया। उसने अपने सितारों को धन्यवाद दिया कि मिस एमी वहाँ थी, अगर वह नहीं होती तो उसे अपमान के एक और दौर का सामना करना पड़ता। वह इसे सामान्य रूप से सहन कर सकता था, लेकिन जब यह उस परिवार के सामने था जिसे उसने त्याग दिया था, तो वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह गलियारे से होकर चला और अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंचा। अपने अपार्टमेंट की ओर जाने के बजाय राघव मुड़ा और एंगी के अपार्टमेंट की ओर गया। खट खट, उसने 2 बार खटखटाया। स्वाइप, दरवाज़ा खुला और एंगी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। हे एंगी, राघव ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अभिवादन किया। हे राग, एंगी जवाब देने वाली थी जब उसने कुछ देखा। वह मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें हैरानी से थोड़ी चौड़ी हो गईं। इतना मनमोहक। राघव के होठों को दोनों किनारों पर मुड़ा हुआ देखकर उसे इतना देवदूत जैसा लगा कि उसने ध्यान नहीं दिया कि वे अभी भी दरवाजे पर खड़े थे। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? राघव ने एंगी की नज़र देखकर पूछा। आह माफ़ी, तुम्हारा चेहरा अच्छा है, एंगी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। बहुत अच्छा। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। मैं तुम्हारे पिता से मिलने आया हूँ, क्या वह अंदर हैं? राघव ने कहा। मेरे पिता? हाँ, वह अंदर हैं, एंगी ने कहा और अपार्टमेंट में चली गई। अंदर आओ राघव, एक मर्दाना आवाज़ अपार्टमेंट के अंदर से आए। मैं तुम्हारे पिता से मिलने आया हूँ, क्या वह अंदर हैं? राघव ने कहा। मेरे पिता? हाँ, वह अंदर हैं, एंजी ने कहा और अपार्टमेंट में चली गई। अंदर आ जाओ राघव, अपार्टमेंट के अंदर से एक मर्दाना आवाज़ आई। ये सुनकर राघव एंजी के पीछे पीछे अंदर गया। एंजी के पिता नीले सोफे पर बैठे थे जो राघव के दाईं ओर था। राघव उनके सामने वाले सोफे की ओर गया और बैठ गया। दिन के समय राघव पहली बार एंजी के पिता को देख रहा था। उसने उन्हें केवल रात के समय देखा था, क्योंकि वह हमेशा काम से देर से आते थे और राघव मुश्किल से अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता था। करीब से देखने पर राघव ने देखा कि एंजी के पिता की त्वचा सामान्य से ज्यादा सफ़ेद थी और उनके सिर के बीच में बने सींग से लेकर नाक और होठों तक रेखाएं फैली हुई थीं। मुझे लगता है कि वह एक शुद्ध नस्ल वाले स्लाकोफ हैं, जिनमें इंसानों से ज्यादा शारीरिक अंतर होते हैं। राघव ने यह बात नोट की। हाँ राघव, मैं इस मुलाकात का क्या कारण समझूं? एंजी के पिता ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। एंजी उनकी बातचीत सुनने के लिए डाइनिंग एरिया के पास खड़ी हो गई। वह भी सोच रही थी कि राघव अपने पिता से मिलने क्यों आया होगा। मैंने उस पद के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया है, राघव ने जवाब दिया। एंजी के पिता की आंखें खुशी से थोड़ी चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब है तुम इसे स्वीकार करोगे? उन्होंने पूछा। राघव ने हाँ में सिर हिलाया। क्या राघव और मेरे पिता क्या योजना बना रहे हैं? एंजी का दिमाग सवालों से भरा था। क्या हम अब कीमत पर बातचीत कर सकते हैं या हमें पहले कुछ अन्य प्रक्रियाएं करनी होंगी? राघव ने पूछा। मुझे पहले दूसरों को सूचित करने दो। एंजी के पिता उठे और बाईं ओर के गलियारे की ओर चले गए। एंजी ने डाइनिंग एरिया से राघव के चेहरे को एक संदिग्ध नज़र से देखा। राघव बस सामने देखता रहा जैसे वह कुछ सोच रहा हो। उसके चेहरे पर कोई और भाव नहीं था। मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए ताकि मेरा हाल पिछली बार जैसा न हो, सीढ़ियों वाली घटना याद करके एंजी ने मन ही मन कहा। वह अभी तक इसके लिए शर्मिंदा थी। एंजी बगल से राघव के चेहरे को देखती रही। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई, खासकर तब जब उसके पिता अभी तक वापस लिविंग रूम में नहीं आए थे। कुछ और सेकंड बीतने के बाद वह राघव की ओर चली गई। राघव, तुम और मेरे पिता क्या योजना बना रहे हो? एंजी ने अपने बाल घुमाते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, राघव ने बेपरवाही से जवाब दिया। मुझे बताओ, उसने मांग की। तुम क्यों रुचि ले रही हो? राघव ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। खैर, एंजी शर्मिंदगी की नज़र से अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर अपने बाल घुमाती रही। राघव, हम दाज कॉफ़ी शॉप जा रहे हैं। एंजी के पिता की आवाज़ दूसरी तरफ से आई, जिससे उनकी बातचीत बीच में ही कट गई। राघव खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर मुड़ा। बाय एंजी, राघव ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा। लेकिन एंजी ने राघव को इंतज़ार करने के लिए कहने की कोशिश करते हुए हकलाया, लेकिन दरवाजे पर पहुंचने के बाद राघव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। एंजी के पिता भी उसके पीछे पीछे चले गए। एंजी, अपनी माँ को बता देना कि मैं कुछ देर के लिए बाहर रहूंगा, एंजी के पिता ने बाहर जाते हुए कहा। एंजी ने असंतोष में अपने होठों को फुलाया और सोफे पर बैठ गई। वे क्या योजना बना रहे हैं? एंजी ने सोचा। एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप के अंदर 6 लोगों का एक समूह एक मेज के चारों ओर बैठा हुआ देखा जा सकता है। एंजी के पिता और राघव उन 6 लोगों में से थे, जबकि बाकी लोग उस इलाके के पुरुष थे। ये लोग राघव और एंजी के परिवार के पड़ोस में ही रहते थे। उनके अपार्टमेंट उनके पीछे के घने जंगल वाले इलाके के करीब स्थित थे। हमने देखा कि उसने दूसरे दिन क्या किया, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि वह इस भूमिका को निभा सकता है। यह उसके लिए एक आसान काम होना चाहिए। समुदाय की सुरक्षा सर्वोपरि है।
पुरुषों ने सहमति के साथ बात की। जो मैंने सुना है, तुम एक जुलू रैंक के मिश्रित रक्त हो, राघव के सामने बैठे एक व्यक्ति ने पूछा। राघव ने जवाब में सिर हिलाया। इतनी कम उम्र में जुलू रैंक का मिश्रित रक्त होना सचमुच शानदार है, दूसरे व्यक्ति ने कहा। तो हम सभी राघव को अगला निरीक्षक ऑब्जर्वर मानने के लिए सहमत हैं, एनजी के पिता ने गंभीर नज़र के साथ कहा। चारों पुरुषों ने हाँ में सिर हिलाया। तो ये तय हो गया, राघव अब से हमारा सामुदायिक निरीक्षक होगा, एनजी के पिता ने मुस्कान के साथ कहा। क्या हम अब कीमत के बारे में बात कर सकते हैं? राघव ने भावहीन नज़र के साथ पूछा। पुरुषों ने जवाब में सिर हिलाया और बातचीत का एक और दौर शुरू हुआ। कुछ घंटों बाद राघव अपने घर वापस आ गया था। वह बिस्तर पर बैठ गया जबकि वह अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। अगर यह योजना के अनुसार होता है तो मैं खोजों का इंतजार किए बिना स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर पाऊंगा, राघव ने बड़बड़ाया। हालांकि वे हर बार दिखाई नहीं देते हैं। मुझे याद है कि एनजी ने कहा था कि वे कुछ समय से हर हफ्ते दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस हफ्ते कम से कम एक और दिखाई देगा। राघव के चेहरे पर बोलते समय विचारशील भाव था। उनका मन आज की घटनाओं की ओर चला गया। डोजो में मिस एमी ने उन्हें एमबीआई और मिश्रित नस्लों के बारे में कुछ जानकारी दी थी। वह अपने पूर्व परिवार से भी टकराया था, जबकि आज की सबसे अच्छी घटना एक नई नौकरी मिलना थी। दूसरे दिन जब ब्लडवोल्फ द्वारा पड़ोस पर हमला किया गया था, एनजी ने राघव को बताया कि उनके पास एक पड़ोस का निरीक्षक था जो एक 4 कदम जुलू रैंक का मिश्रित रक्त था। उसे बूढ़ा दकी कहा जाता था। उसका काम आमतौर पर एक आसान था, आधी रात तक किसी भी गड़बड़ी के स्रोत के लिए पड़ोस में गश्त करना जिसका मिश्रित नस्लों से लेना देना था। मिश्रित नस्लें कभी कभी रात के समय पड़ोस में दिखाई देते थे, लेकिन वह उनमें से बहुतों को भगाने और कभी कभी मारने में भी कामयाब रहे थे। वह धारावाहिक रैंक से नीचे के मिश्रित नस्लों से पड़ोस की रक्षा करने में सक्षम था। पड़ोस में शायद ही कभी स्तर 5 से ऊपर के मिश्रित नस्लों का कोई मामला होता था। एक बार जब स्तर 5 से ऊपर का एक मिश्रित नस्ल पड़ोस में दिखाई देता था तो एमबीआई को तुरंत सतर्क कर दिया जाता था और वह तेजी से कार्रवाई करते थे। स्तर 1-5 मिश्रित नस्ल को बूढ़ा दकी संभाल सकता था क्योंकि वह 4 कदम जुलू रैंक का मिश्रित रक्त था। दुर्भाग्य से बूढ़ा दकी का 3 हफ्ते पहले 149 साल की उम्र में निधन हो गया था। तब से उस इलाके में खतरा बढ़ गया था। पड़ोस में रहने वाले किसी भी मिश्रित जाति के व्यक्ति का जुलू रैंक नहीं था। केवल एक ही व्यक्ति था जिसका जुलू रैंक था, लेकिन वह लड़ने वाला मिश्रित जाति का व्यक्ति नहीं था। पड़ोस में हर महीने निचले स्तर के मिश्रित जाति के प्राणियों के हमले होते रहते थे, लेकिन बूढ़े आदमी डाकी के मरने से पहले ये प्राणी हर हफ्ते आने लगे थे। वह स्थिति को पूरी तरह से हाथ से निकलने से पहले संभाल लेते थे, लेकिन जब वह मर गए तो पड़ोस के लिए यह एक बड़ी मुसीबत बन गई। बूढ़े आदमी डाकी जिस विशेष इलाके की रक्षा करते थे वहां लगभग 57 इमारतें थीं। बूढ़े आदमी डाकी के चले जाने के बाद एक मिश्रित जाति का प्राणी एक इमारत में घुसने में कामयाब हो गया और उसने एक पूरे परिवार को मार डाला। एंगी ही अकेली थी जो इन मिश्रित जाति के प्राणियों का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन वह सिर्फ तब तक लड़ाई को खींच सकती थी जब तक पुलिस आधुनिक हथियारों के साथ आकर उन्हें मार नहीं देती। अब जब राघव उस पड़ोस में आ गया था और उन्होंने देखा कि वह एक मिश्रित जाति के प्राणी को मारने में सक्षम था, तो उन्होंने उसे एक निरीक्षक ऑब्जर्वर बनाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वह बूढ़े आदमी डाकी की तरह सटेप 4 जुलू रैंक का है। राघव ने उन्हें यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि वह ऐसा नहीं था। उसने उन्हें यह मानने दिया कि वे सही थे। बेशक वे जानते थे कि राघव अभी भी स्कूल जाता है, इसलिए रात भर गश्त करना असंभव होगा, लेकिन नौकरी के लिए राघव को रात भर गश्त करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे केवल आधी रात तक ही गश्त करना था। इस जगह के 25 साल के इतिहास के अनुसार आधी रात के आसपास मिश्रित जाति के प्राणी कभी नहीं दिखे थे। वे सबसे ज्यादा रात 11 बजे के करीब दिखे थे। अगर राघव 12 बजे तक गश्त करता और कोई गड़बड़ी नहीं दिखती तो उस रात के लिए उसका काम खत्म हो जाता। राघव और कॉफ़ी शॉप में मौजूद लोगों के बीच इस बारे में लंबी बातचीत हुई। ये लोग समुदाय में जाने माने व्यक्ति थे, इसलिए वे अपने फैसलों से व्यवहारिक रूप से पूरे पड़ोस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। राघव ने उनसे हर महीने 30,000 रुपये लिए। बूढ़ा आदमी डाकी हर महीने 15,000 रुपये लेता था, लेकिन राघव को ये बहुत कम लगा। हालांकि उसका ये काम करने का लक्ष्य पूरी तरह से पैसे के लिए नहीं था, फिर भी वह इतनी कम कीमत पर यह काम नहीं करता। मुफ्त में करने की तो बात ही छोड़ो। लोगों के पास राघव की कीमत स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। राघव अपने अपार्टमेंट से बालकनी की तरफ चला गया। वह किनारे की तरफ बढ़ गया जहां से वह आसपास की इमारतों को देख सकता था। आसपास कुछ इमारतें इससे भी ऊंची थीं, लेकिन वे केवल कुछ ही थीं। आसपास की ज्यादातर इमारतें 10 मंजिल से ज्यादा ऊंची नहीं थीं। उसने आसपास की इमारतों और सड़कों को ध्यान से देखा। मुझे लगता है कि अब से यह पड़ोस मेरी सुरक्षा में है, राघव ने मन ही मन ये कहते हुए मुस्कुराया। तारांकन उसने उसी रात अपना नया काम शुरू किया। राघव ने उस रात का इस्तेमाल पड़ोस को बेहतर तरीके से जानने के लिए किया।
उसने हर एक इमारत का रंग, बनावट और जगह अपने दिमाग में बैठा लिया था। गलियां, सड़कें, चौराहे आदि। उसने पड़ोस के हर हिस्से को याद कर लिया था। उसने पीछे के कम घने जंगल वाले इलाके में भी गहराई तक गश्त की। उसने पाया कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पेड़ों का जंगल घना होता गया। राघव ने कल कुछ पता लगाया था और वह उसकी पुष्टि करना चाहता था। जब वह एक निश्चित गहराई तक पहुंचा, तो वह आगे नीली और हरी चमकती रेखाओं को एक दीवार बनाते हुए देख सकता था। नीली और हरी चमकती रेखाएं उसकी जगह से 1000 मीटर से भी ज्यादा दूर थीं, फिर भी वह उन्हें देख सकता था। उन्होंने जो दीवार बनाई थी, उसकी ऊंचाई 600 फीट से ज्यादा थी। उसने तुरंत समझ लिया कि यह वही सीमा थी जिसकी वे बात कर रहे थे। ये दूसरी सीमा थी, क्योंकि उसके शोध के अनुसार 2 सीमाएं थीं। एक शहर के अंदर मिश्रित जाति के प्राणियों को इंसानों के इलाकों में घुसने से रोकती थी, जबकि दूसरी, जो अभी भी आगे थी, प्लानकटन शहर और एट्रेहिया शहर के बीच का विभाजन थी। दोनों सीमाओं के बीच की दूरी लगभग 3000 मील बताई गई थी। इससे राघव को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बीच में कितने मिश्रित जाति के प्राणी होंगे ताकि इतनी जगह हो सके। उसकी पूर्व दिशा में एक लंबी सड़क थी जो शहर के बाहरी इलाके की ओर जाती थी। नीली और हरी चमकती रेखाओं ने सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया था, जिससे ये साबित हो गया कि उस पर यात्रा करना सुरक्षित था, क्योंकि यह आगे के जंगल के बीच से होकर जाती थी। ये सड़क अच्छी तरह से बनी हुई थी और यह पीछे के शहर की ओर भी जाती थी। अगर कोई व्यक्ति खुद को दूसरी सीमा के अंदर पाता, तो वह मिश्रित जाति के प्राणियों के इलाके से गुजर रहा होता। राघव ने उन चमकती रेखाओं को देखने के लिए उनके पास जाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वह अपनी जगह से उन रेखाओं से आने वाले बहुत बड़े खतरे को महसूस कर सकता था। उसने कुछ और मिनटों तक सीमा को देखने के बाद वापस लौटने का फैसला किया। बाकी की रात शांत रही और आधी रात तक वह अच्छी नींद लेने के लिए अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया। 3 दिन बाद। पिछले 3 दिनों में कुछ भी खास नहीं हुआ था। राघव अपना काम उम्मीद के मुताबिक कर रहा था, लेकिन हाल ही में कुछ भी नहीं हुआ था। वह अभी भी अपने खाली समय में सीमाओं के बारे में शोध करता था और इन पिछले 3 दिनों में उनके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर चुका था। अपनी हर खोज के बाद राघव अब दूसरी सीमा से यात्रा करने में रुचि रखता था। केवल एक ही दिक्कत थी कि वह अभी शहर नहीं छोड़ सकता था। अपनी सभी गतिविधियों के कारण उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। तारांकन अगली सुबह राघव हमेशा की तरह सुबह 5 बजे फिर से उठ गया। आज गुरुवार था, जो कि एक और स्कूल का दिन था। राघव ने स्कूल के लिए तैयार होने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और लगभग 10 मिनट में वह तैयार हो गया। जब वह अपने अपार्टमेंट से बाहर आया, तो एंगी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने सोचा कि वह स्कूल इतनी जल्दी क्यों जा रही है, ताकि वह उसके साथ जा सके, लेकिन उसे इसका जवाब नहीं मिला। उसे बस लगा कि वह काफ़ी अजीब है। वे दोनों एक साथ स्कूल के लिए निकल पड़े और अपनी अपनी बसों से अपने अपने स्कूलों के सबसे नज़दीकी स्टॉप पर पहुंचने के बाद अलग अलग हो गए। राघव अपनी सुबह की नौकरी करने के लिए अपने पसंदीदा रसोई घर की ओर चला गया। आज भी स्कूल में एक बहुत ही उबाऊ दिन था। राघव को स्कूल के काम से बोरियत होने लगी थी। वह एमबीए प्रवेश परीक्षा होने का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन उसमें अभी भी 3 महीने बाकी थे। मिस एमी ने उसे अपनी ब्लडलाइन को चैनल करने में ढिलाई न बरतने के लिए कहा था, क्योंकि जुलू रैंक भले ही परीक्षा में भाग लेने के लिए ज़रूरी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि केवल जुलू रैंक वाले मिश्रित जाति के लोग ही भाग लेंगे। जब राघव ने यह सुना तो उसे अचानक उत्साह का एहसास हुआ। वह अपनी ब्लडलाइन को चैनल करने के बजाय सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, क्योंकि वह परीक्षा के प्रतिभागियों से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं बनना चाहता था। वह ज्यादा शक नहीं जगाना चाहता था, इसलिए वह अपनी ब्लडलाइन को धीरे धीरे चैनल कर रहा था, खासकर जब उसे पता चला कि रैंक में हर बढ़ोतरी के साथ ताकत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। वह एमबीओ कैंप में शामिल होना चाहता था, इससे पहले कि वह अपनी ब्लडलाइन की ताकत को पूरी तरह से बढ़ाने और उसे सिस्टम के साथ जोड़ने पर पूरा जोर लगाता। अब जब मिस एमी ने यह कहा था, तो उसने प्रवेश परीक्षा होने से पहले अगली रैंक तक पहुंचने का फैसला किया। द सीरियल रैंक। स्कूल का आज का दिन रोमांचक घोषणाओं के साथ खत्म हुआ। 1 महीने बाद एट्रेहिया सिटी हाई स्कूल में 3 दिन का हाई स्कूल विनिमय कार्यक्रम होगा। अकेडमी को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कक्षा 3 के छात्र इस विनिमय कार्यक्रम में भाग लेंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल हॉल में छात्रों के सामने ये घोषणा की। राघव, जो पीछे बैठा था, घोषणा सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये वही मौका है जिसका मैं सीमा पार करने के लिए इंतजार कर रहा था। 1 महीने बाद एट्रेहिया शहर के हाई स्कूल में हाई स्कूलों के बीच 3 दिवसीय एक्सचेंज इवेंट होगा। अकेलोन अकेडमी को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कक्षा 3 के छात्र इस एक्सचेंज इवेंट में शामिल होंगे। स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल हॉल में बैठे छात्रों के कानों में ये घोषणा की। राघव, जो सबसे पीछे बैठा था, घोषणा सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये वही मौका है जिसका मुझे इंतजार था, बॉर्डर पार करने का। घोषणाओं के बाद कक्षा 3 के छात्र उत्साह से भरे चेहरों के साथ घर चले गए।
एक्सचेंज इवेंट हमेशा रोमांचक होते थे। दूसरे शहर की यात्रा करना और दूसरे स्कूलों के छात्रों से मिलना। एक और कारण ये था कि इसमें हमेशा स्कूलों के बीच द्वंद्व होते थे। कक्षा 3 के छात्र वहां अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार थे, खासकर वे जो पहले ही जुलू रैंक प्राप्त कर चुके थे। ये वे कारण थे जिनकी वजह से उनमें से ज्यादातर उत्साहित थे, लेकिन राघव का कारण अलग था। वह केवल शोध के उद्देश्य से बॉर्डर पार करना चाहता था। उसका इवेंट में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। उसने इसे केवल एक दर्शनीय स्थल भ्रमण माना, उसे उनके द्वंद्वों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राघव बाद में मिस एमी के कार्यालय में गया और वे डोजो की ओर चले गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, छोटे से डोजो के अंदर टकराव की आवाजें सुनाई दे रही थीं। राघव और मिस एमी एक बार फिर स्पैरिंग कर रहे थे। धड़ाम धड़ाम, राघव घूम गया और उसने अपना बायां पैर मिस एमी के चेहरे की ओर फेंका। मिस एमी ने राघव के बाएं पैर को एक तरफ धकेल दिया, जिससे उसका शरीर हवा में ही झुक गया। और अब तुम फिर से पूरी तरह खुले हो, मिस एमी ने आवाज लगाई। राघव का सीना इस समय हवा में उसकी ओर था। मिस एमी ने अपनी हथेली राघव के पेट की ओर बढ़ाई। राघव जो हवा में था, अचानक बहुत तेजी से अपने शरीर को वामावर्त घुमाने लगा, जिससे उसकी हथेली 1 सेंटीमीटर से चूक गई। हाँ, ये बच्चा, मिस एमी आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसका हाथ आगे बढ़ने के बाद केवल हवा में ही गया। अभी भी हवा में रहते हुए राघव ने मिस एमी के फैले हुए हाथ को पकड़ने के लिए अपनी हथेली बढ़ाई। इस बच्चे की फुर्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह इतनी तेजी से कैसे सुधार कर रहा है, मिस एमी ने सोचा जब वह राघव के हाथ को उसकी बांह की ओर आते हुए देख रही थी। पकड़, राघव अपने दाहिने हाथ को ऊपर खींचकर एक घुटने टेकने की मुद्रा में अपने पैरों पर उतरा। जब वह ठीक से खड़ा हुआ तो वह मुस्कुराया। मिस एमी, मैंने आखिरकार छू लिया। ओह, राघव की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने अपने हाथ को देखते हुए कुछ देखा। उसकी पकड़ में एक प्रोस्थेटिक बांह थी, जबकि उसने देखा कि उसकी कलाई मिस एमी ने पकड़ी हुई थी। उसने सोचा कि उसने मिस एमी को पकड़ा था, लेकिन यह उल्टा था। मिस एमी, यह सही नहीं है। आपने जितनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था, उससे ज्यादा इस्तेमाल किया, राघव ने आवाज लगाई जब मिस एमी ने उसका हाथ छोड़ दिया। हाँ, तुम क्या उम्मीद कर रहे थे? दुनिया निष्पक्ष नहीं है और तुम ये सब लोगों में से जानते हो, मिस एमी ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा। धोखाधड़ी को सही ठहराने का क्या बेशर्म तरीका है, राघव ने बड़बड़ाया। क्या तुमने कुछ कहा? मिस एमी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। नहीं, मैं तो बस मिस एमी की खास तरीकों की तारीफ कर रहा था, राघव ने मुस्कान के साथ कहा। राघव समझ गया कि उसका क्या मतलब था। युद्ध के मैदान में कोई भी अपनी ताकत कम करके तुमसे इसलिए नहीं लड़ेगा क्योंकि तुम कमजोर हो। राघव ने अपने हाथ में पकड़ी हुई प्रोस्थेटिक बांह को आश्चर्य से देखा। लगता है मिस एमी अपनी रक्त रेखा का उपयोग करके कुछ भी तुरंत बना सकती है, राघव ने मन में कहा। वह पहले उसके हाथ को छूने के बहुत करीब था, फिर भी वह तुरंत एक प्रोस्थेटिक बांह बनाने में सक्षम थी। उसकी गति उसे मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त थी, जिससे उसे लगा कि उसने उसे पकड़ लिया है। प्रोस्थेटिक बांह बिल्कुल उसकी तरह थी। राघव ने अपनी स्पैरिंग सत्रों के दौरान मिस एमी को कई बार छुआ था, इसलिए वह अपनी आंखें बंद करके भी उसकी बांह को पहचान सकता था। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया कि वह उसकी बांह नहीं पकड़ रहा था जब तक कि उसने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा। ट्रोइन, बांह प्रकाश के कणों में बिखर गई जबकि राघव अभी भी उसे पकड़े हुए था। राघव ने महसूस किया कि यह पहली बार था जब मिस एमी उसके खिलाफ स्पार में अपनी रक्त रेखा की क्षमता का उपयोग कर रही थी। उसने मिस एमी की रक्त रेखा और युहिको की रक्त रेखा के बीच के अंतर का विश्लेषण किया और अंतर को नोट किया। दोनों ही निर्माण रक्त रेखाएं थीं, लेकिन मिस एमी की वह प्रकार थी जो पतली हवा से चीजों को साकार कर सकती थी। उसे कुछ भी बनाने के लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी। युहिको के लिए, वह केवल एक चीज को दूसरी में बदल सकती थी। युहिको की निर्माण रक्त रेखा ने उसे पदार्थ को कुछ भी बदलने की अनुमति दी, लेकिन उसकी अभी भी सीमाएं थीं। साथ ही, वह एक पल में किसी वस्तु को बदलने में सक्षम नहीं थी। यदि वह अपने आसपास की हवा को किसी और चीज में बदलना चाहती, तो इसमें अधिक समय लगता। जितनी बड़ी वस्तु उसके हाथ में होती, उतनी ही तेजी से और बेहतर वह वस्तु को बदल सकती थी। मिस एमी के पास वह सीमा नहीं थी, लेकिन वह किसी वस्तु को किसी और चीज में नहीं बदल सकती थी। तो उनकी रक्त रेखाएं समान थीं, लेकिन अलग भी थीं। अगर उनमें से कोई भी राघव के दिमाग को पढ़ सकता, तो उन्हें उसका विश्लेषण बहुत डरावना लगता क्योंकि यह सच था। राघव ने उनके रक्त रेखा की क्षमताओं के बारे में सब कुछ, यहाँ तक कि विवरण तक, अपने मन में नोट कर लिया। वह युहिको का कई साल पहले से विश्लेषण कर रहा था क्योंकि वह उसकी क्रश थी। जहां तक मिस एमी की बात है, उसने केवल इस समय उसका विश्लेषण किया। अब उसे किसी व्यक्ति को उनकी रक्त रेखा की क्षमता का उपयोग करते हुए केवल एक बार देखना था ताकि वह इसका विश्लेषण कर सके। राघव, तुम एक्सचेंज इवेंट में क्या करोगे? मिस एमी अपनी पीठ के बल दीवार के सहारे झुक गई जैसा उसने पूछा। कुछ नहीं, मैं उनके साथ केवल दर्शनीय स्थल घूमने के लिए जा रहा हूं, राघव ने जवाब दिया। तो
तुम स्कूलों के खिलाफ द्वंद्व में एक टीम बनाने के लिए अपने सहपाठियों के साथ शामिल नहीं होगे? मिस एमी ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। मिस एमी मुझे अच्छी तरह से जानती है कि मैं उन बिगड़े हुए बच्चों के साथ काम करने के बजाय अकेला रहना पसंद करता हूँ, राघव ने फर्श पर बैठते हुए जवाब दिया। ओह, क्या तुम्हारे लिए वहां जाकर कुछ न करना उबाऊ नहीं होगा? मिस एमी ने एक मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि उसका मानना था कि राघव बिना किसी तरह की परेशानी में पड़े इस इवेंट में शामिल नहीं हो सकता था। मैं मूर्खता के साथ जुड़ने के बजाय उबाऊ होना पसंद करूंगा, राघव ने जवाब दिया। ओह, क्या ऐसा है? मिस एमी के चेहरे पर अभी भी वह शरारती मुस्कान थी जब उसने सवाल किया। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर राघव पहले से ही जानता था कि मिस एमी के मन में कुछ था। मिस एमी मुस्कुराने वाली टाइप नहीं थी, वह ऐसा केवल राघव के आसपास ही करती थी। हाँ, मैं 100% सुनिश्चित हूं कि मैं किसी भी तरह से इस इवेंट में भाग नहीं लूंगा, राघव ने जवाब दिया। मुझे इस पर शक है, मिस एमी ने जवाब दिया। राघव ने गंभीरता से उसे देखा। चूंकि तुम्हें शर्त लगाना इतना पसंद है, चलो एक शर्त लगाते हैं, मिस एमी ने सुझाव दिया। राघव का चेहरा भ्रम से चमक उठा जैसा उसने कहा। कुछ घंटे बाद राघव अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने पहुंच गया था। उसका दिमाग स्कूल में आज की घोषणा पर था। एक्सचेंज इवेंट अब से 1 महीने बाद था। राघव को अब केवल एक ही समस्या थी कि वह इसे कैसे काम करेगा, क्योंकि उसने पहले से ही यह रात की नौकरी शुरू कर दी थी। सभी लोग जब राघव की ओर देख रहे थे तो उनकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। वह अपनी अपार्टमेंट की ओर जा रहा था। वापस स्वागत है, राघव। शुभ दोपहर, राघव। आज स्कूल कैसा रहा? अलग अलग दिशाओं से लोग उसे दुआ सलाम कर रहे थे। कुछ लड़कियां भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थीं। उनमें से एक ने तो उसे आंख भी मारी। राघव ने बस अपना सिर हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब दिया और अपने अपार्टमेंट की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह गलियारे में पहुंचा और देखा कि एंगी फिर से उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ी है। इस बार उसने जीन्स शॉर्ट्स और बटर रंग का स्वेटर पहना हुआ था। जैसे ही उसने राघव को देखा, वह उसकी तरफ दौड़ी। राघव, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम हमारे मोहल्ले के नए ऑब्जर्वर हो? एंगी ने उसके सामने पहुंचते ही सवाल किया। खैर, तुम्हें ये जानकारी जानने की जरूरत नहीं थी, राघव ने बेपरवाही से जवाब दिया और आगे चलता रहा। अब उसे समझ आ गया था कि इमारत के सामने इतना शानदार स्वागत क्यों हुआ था। हालांकि जब भी वह आता था उसका हमेशा गर्मजोशी से स्वागत होता था, लेकिन आज का स्वागत कुछ ज्यादा ही गर्मजोशी भरा था। ये साफ था कि पूरे मोहल्ले को पता चल गया था कि वह नया ऑब्जर्वर है। एंगी उसके बगल से उसका पीछा करती रही और उसके कुछ और कहने का इंतजार करती रही, लेकिन वह बस निराश हो गई, क्योंकि राघव ने बस यही शब्द कहे थे। ये खतरनाक है, एंगी ने नीचे देखते हुए कहा। अगर तुम मारे गए तो क्या होगा? उसने दुखी होकर पूछा। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस अपने अपार्टमेंट के दरवाजे तक चलता रहा। राघव, मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ शामिल कर लो, उसने पीछे से राघव के कपड़े पकड़ते हुए कहा। जैसे ही राघव ने यह सुना, वह समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रही है। नहीं, राघव ने जवाब दिया और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो क्या होगा? मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारी कमाई से कुछ नहीं लूंगी, एंगी ने चिंता भरी नजरों से कहा। मेरा जवाब है नहीं, राघव ने गुस्से से कहा और दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि एंगी ने कुछ कहा। मैं अब जुलू रैंक की मिक्स्ड ब्लड बन गई हूँ। राघव ने दरवाजे के किनारे को पकड़ लिया और जवाब देने से पहले कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। बधाई हो, अलविदा, अलविदा, धड़ाम। राघव ने उसे बधाई देने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरी बार उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद होने के बाद एंगी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। कितने मतलबी हैं, उसने ये शब्द बुदबुदाए और अपनी छाती को गले लगा लिया। अपने अपार्टमेंट के अंदर राघव के चेहरे पर शिकन थी। ये यकीनन मुझे फिर से परेशान करने वाली है, उसने आह भरते हुए बुदबुदाया। राघव एंगी के स्वभाव को समझता था और वह जानता था कि वह पीछे नहीं हटेगी, लेकिन वह भी इस पर पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि उसे अपनी योग्यताओं को गुप्त रखना था। एंगी बहुत ज्यादा देखभाल करने वाली थी और कभी कभी राघव को इससे गुस्सा आता था, लेकिन कभी कभी वह उसे एक साफ सुथरी आत्मा के रूप में भी देखता था। वह उसकी जिद से फिर से परेशान नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने उससे बचने का एक तरीका सोचा। चाहे एंगी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह उसे अपनी कई ब्लडलाइन और योग्यताओं के बारे में कभी नहीं बताएगा। राघव अपने कमरे की तरफ चला और अपने बिस्तर पर बैठ गया। अपनी ब्लडलाइन को रोक कर रखने की जरूरत नहीं है, मैं एंट्रेंस टेस्ट में फेल होने का जोखिम नहीं उठा सकता, राघव ने मन ही मन कहा और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों को शांत किया। उसने अपने शरीर में अपनी ब्लडलाइन चैनल पॉइंट्स का पता लगाते हुए अपना ध्यान लगाया। तभी राघव ने अपने शरीर में 2 और ब्लडलाइन को देखा, एटॉमिक मैनिपुलेशन और बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन।
राघव ने देखा कि इन दोनों ब्लड लाइन के चैनल पॉइंट पहले से ही उसकी मूल ब्लड लाइन की तरह तीसरे पॉइंट से होकर गुजरे हुए थे। फर्क बस इतना था कि दोनों ब्लड लाइन के चैनल पॉइंट उसकी मूल ब्लड लाइन जितने बड़े नहीं थे। राघव पहले ही समझ चुका था कि उन्हें जुलू रैंक तक पहुंचाने के लिए उसे बाकी दो ब्लड लाइन को भी चौथे पॉइंट तक चैनल करना होगा। इससे उसे हैरानी हुई, अगर सभी ब्लड लाइन जुलू रैंक तक पहुंच जाती हैं तो इससे क्या बदलाव आएगा। राघव मूल रूप से अपनी मूल ब्लड लाइन पर ध्यान देना चाहता था ताकि वह जल्द ही दूसरे स्टेप का जुलू रैंक बन सके, लेकिन इस पल उसने अपना मन बदल लिया। वह बता सकता था कि 3 बार जुलू रैंक बनने से कुछ अच्छे फायदे होंगे। तो अभी राघव ने 20 ट्रांसफॉर्मेशन को चौथे पॉइंट तक चैनल करने पर ध्यान देने का फैसला किया। 3 घंटे बाद शाम के 7 बज चुके थे। ये राघव के लिए अपने रात के काम को शुरू करने का समय था। वह 20 ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड लाइन को और आगे चैनल करने में कामयाब रहा था। भले ही वह इसे अभी तक चौथे पॉइंट तक नहीं पहुंचा पाया था, फिर भी वह प्रगति से ठीक था। राघव अपने बिस्तर से उठा और अपनी स्कूल की वर्दी उतार दी। दीवार के बाएं तरफ एक आईना लगा हुआ था। राघव उसके पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया। वह ये देखकर हैरान था कि पिछले 3 महीनों में वह कितना बदल गया था। अब उसकी लंबाई 5'4" थी। उसका चेहरा बहुत चिकना हो गया था और उसकी आंखें धुंधली लेकिन तेज थीं, जिससे उसे एक बहुत ही आकर्षक और जीवंत रूप मिल रहा था। उसकी पुतलियों में भूरे रंग के साथ सोने का रंग भी मिला हुआ था। उसकी ठुड्डी लंबी और दोनों तरफ झुकी हुई थी, जो वी जैसी दिख रही थी। जब भी राघव बाहर जाता था तो लोग अक्सर उसे उसके अनोखे रूप और तेज हाव भाव की वजह से किसी अरबपति का बेटा समझ लेते थे। उनमें से कोई नहीं जानता था कि वह अरबपति का बेटा होने से बहुत दूर था। राघव अपनी अलमारी की तरफ चला और काले रंग की जीन्स पैंट और एक काली स्वेटशर्ट उठाए। उसकी पुरानी अलमारी खाली हुआ करती थी, लेकिन यह अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी। कुछ ही देर में राघव ने अपने कपड़े पहन लिए थे और वह जाने के लिए तैयार था। उसके काले कपड़े पहनने की वजह यह थी कि वह माहौल में घुल मिल जाए। हालांकि रात के दौरान भी सड़कें हमेशा जगमगाती रहती थीं, लेकिन मोहल्ले के पीछे के जंगल वाले इलाके के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। राघव कमरे के दाहिने तरफ चला गया और दीवार की सतह को 3 बार थपथपाया। थप थप थप। दीवार का एक छोटा सा हिस्सा ऊपर की तरफ खिसक गया, जिससे इस तरफ की सड़क और इमारतों का नज़ारा दिखाई दिया। यह ओपनिंग असल में एक खिड़की थी जो तब से वहां थी जब से राघव ने जगह किराए पर ली थी, लेकिन उसे इसके बारे में 2 दिन पहले ही पता चला। खिड़की एक दरवाजे जितनी चौड़ी थी, जो लैंडस्केप फॉर्मेट में रखी हुई थी। राघव ने अपना दाहिना हाथ खिड़की के किनारे पर रखा और नीचे देखा। खुशकिस्मती से सड़क का यह हिस्सा आमतौर पर ज्यादा आबादी वाला नहीं था। उसे नीचे लोग मुश्किल से ही आते जाते दिखाई दे रहे थे। राघव ने अपने शरीर का वजन अपने हाथ पर डाला और खिड़की पर बैठने के लिए अपने शरीर को उठा लिया। वो हवा उसके चेहरे पर लगी और उसके सिर के सामने के बालों के गुच्छे को उछलने लगी। इतनी ऊंचाई से जमीन तक की दूरी देखकर एक आम इंसान डर जाएगा, लेकिन राघव अब कोई आम इंसान नहीं था। स्वई राघव आगे कूद गया और उसका शरीर तेजी से जमीन की ओर उतरने लगा। फवूम धड़ाम। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर उतर गया, जिससे एक छोटी सी धड़ाम की आवाज आई। पहले जब वह इस इमारत से कूदा था और एक जोरदार आवाज हुई थी, उसके उलट इस बार मुश्किल से ही कोई आवाज आई थी। डैश एक्टिवेट हो गया है। राघव ने डैश को एक्टिवेट कर दिया और मोहल्ले के पीछे घने जंगल की तरफ तेजी से बढ़ा। सूश। वह कुछ ही सेकंड में सड़क से गुजर गया, जिससे हल्की हवाएं पूरे इलाके में बिखर गईं। जैसा कि राघव ने अनुमान लगाया था, एक लड़की उसके अपार्टमेंट के बाहर इंतजार कर रही थी। वह उसके दरवाजे के सामने खड़ी थी और बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रही थी। यह इतना समय क्यों ले रहा है? राघव कुछ ही सेकंड में विरल वन क्षेत्र में आ गया। उसने 2 बार डैश का इस्तेमाल करने के बाद दौड़ना बंद कर दिया। वह 3-12 मीटर ऊंचे पेड़ों के सामने खड़ा था। उसने अपने घुटनों को थोड़ा झुकाया और खुद को जोर से ऊपर की ओर धकेला। वह जमीन से 5 मीटर ऊपर उछला और उस ऊंचाई पर पहुंचते ही पेड़ को पकड़ लिया। पेड़ की छाल में उसकी उंगलियां कुछ इंच तक धंस गईं और वह ऊपर चढ़ने लगा। टहनियों और पत्तियों से बचते हुए राघव पेड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह एक टहनी पर खड़ा हो गया और अपने चारों ओर फैली विशाल भूमि को देखने लगा। उसकी धारणा इतनी बढ़ गई थी कि वह 40 मीटर दूर से भी हलचल महसूस कर सकता था। उसकी धारणा लगभग 40 से 45 मीटर के दायरे को कवर कर सकती थी। यह इतनी तीखी थी कि अगर वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता तो एक चींटी की हरकत भी उसकी इंद्रियों से बच नहीं पाती। पिछले 3 दिनों से यह राघव की दिनचर्या थी। वह एक जगह से दूसरी जगह जाता और पेड़ों पर चढ़कर अपनी धारणा फैलाता था। वह फिर से विरल वन क्षेत्र की ओर जाने से पहले रात के लिए एक विशेष क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पड़ोस के इलाकों में भी वापस जाता था। उसकी ऊर्जा अब पहले की तुलना में बढ़ गई थी, इसलिए वह बार बार डैश का उपयोग कर सकता था और फिर भी बहुत सारी ऊर्जा बचा सकता था।
कुछ देर तक चारों ओर देखने और कुछ भी न होने के बाद राघव पेड़ से नीचे कूद गया। धड़ाम। जैसे ही वह उतरा, उसने फिर से डैश को सक्रिय किया और विरल जंगल के दूसरे हिस्से में चला गया। एक भूमिगत सुविधा प्रयोगशाला के उपकरण हर जगह देखे जा सकते थे। एंड्रॉयड एक जगह से दूसरी जगह उपकरणों को ले जाते हुए घूम रहे थे। सफ़ेद कपड़ों में लोग हर जगह देखे जा सकते थे। वातावरण में रसायनों की तेज गंध थी। नीले रंग के ऑफिस सूट में एक आदमी एक कांच की दीवार के सामने खड़ा था। उसके गहरे भूरे बाल थे जो पीछे की तरफ सुचारू रूप से बंधे हुए थे। उसका चेहरा सख्त और ठंडा था। मिस एमी के बेपरवाह चेहरे और राघव के मिलते जुलते चेहरे के विपरीत यह आदमी ज्यादा बेपरवाह किस्म का था। उसकी आंखों में नज़र इतनी ठंडी और बेपरवाह थी। वह ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जो पूरी दुनिया के जलने पर भी नहीं झिझकेगा। सामने की पारदर्शी कांच की दीवार एक प्रयोग परीक्षण कक्ष को बंद कर रही थी जो एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार के समान था। कांच की दीवार के अंदर एक प्रयोग शुरू होने वाला था। कमरे के अंदर कांच की दीवार के भीतर एक बड़ी हरे रंग की दिखने वाली चट्टान रखी गई थी। ये चट्टान एक सामान्य दरवाजे के आकार की थी लेकिन 3 मीटर से अधिक चौड़ी थी। एक बख्तरबंद टैंक बैरल के जैसा एक बड़ा थूथन उस पर इशारा किया गया था। पुराने ज़माने की सेना में इस्तेमाल होने वाले सामान्य टैंकों के विपरीत इस टैंक के शरीर के हिस्से इंसानी पैरों जैसे थे। यह एक इंसान के शरीर के निचले हिस्से में एक बड़ी बंदूक लगाने जैसा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह इंसान का शरीर नहीं था। हालांकि यह ऐसा लग रहा था, यह एक यांत्रिक एआई टैंक था। यह एक सामान्य टैंक की गति से 16 गुना अधिक गति के साथ युद्ध के मैदान में घूम सकता था और इसमें एक सैन्य पुराने दिनों के टैंक की तुलना में 100 गुना अधिक मारक क्षमता थी। यह नीले रंग की छाया के साथ बैंगनी था। अभी इसे सामने वाली चट्टान पर इशारा किया गया था जो इसे अलग करने के लिए तैयार था। हर दिशा से थूथन पर नीले, लाल और बैंगनी रंग की किरणें एकत्रित होती देखी जा सकती थीं। सर यंग, हमने इसे 5 अलग अलग ऊर्जा क्रिस्टल के मिश्रण से भर दिया है। ये पहले की तुलना में कम से कम 1000% अधिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। बिना किसी मंदिर के हरे रंग का चश्मा पहने एक आदमी ने एक तरफ से बात की। अच्छा, चलो इसे खत्म करते हैं, यंग ने एक गंभीर आवाज में जवाब दिया। लेकिन सर यंग, एक में एक साथ पैक की गई ऊर्जा की इस राशि के साथ हम अनछुए क्षेत्रों से गुजर रहे हैं। हम नहीं जानते कि क्या इन कांच की दीवारें विस्फोट के बल और अवशिष्ट प्रभावों को रोक पाएंगी। वैज्ञानिक ने एक तत्काल स्वर में कहा। आसपास के अन्य वैज्ञानिकों की नज़र ऐसी थी कि उन्होंने आदमी के बयान से सहमति व्यक्त की, लेकिन उनमें उसके विपरीत अपने विचारों को आवाज़ देने की हिम्मत नहीं थी। मेरे लिए संदेह पैदा किए बिना सतह पर ऐसा करना असंभव है। एमबीओ शायद जांच के लिए किसी को भेजेगा और मुझे उन मस्खरों को मेरे व्यवसाय में नाक डालने की ज़रूरत नहीं है। यह केवल यहाँ किया जा सकता है। जैसा कि यंग ने अपने दिमाग में इस निष्कर्ष पर आया, उसने कहा, ऊर्जा कंप्रेसर को बढ़ाया गया है। उसने पूछा। हाँ, वैज्ञानिक ने उत्तर दिया। नैनो पुनर्गठन को नवीनतम संस्करण में अपग्रेड किया गया है। यंग ने फिर से पूछा। हाँ सर यंग, लेकिन इससे पहले कि वैज्ञानिक अपना बयान पूरा कर पाता, यंग ने उसे रोक दिया। प्रयोग जारी रखें। उनकी आवाज़ के स्वर ने बातचीत या तर्क के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। वैज्ञानिक ने एक हारा हुआ चेहरा के साथ सिर हिलाया और कांच की दीवार का सामना करने के लिए मुड़ा। 5 से उल्टी गिनती के बाद एले में का तोप चलाओ, वह चिल्लाया। कमरे के भीतर के अन्य वैज्ञानिकों के पास बेचैनी के भाव थे जब उन्होंने सुना कि भले ही वे इसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। 5। वैज्ञानिक ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 4, 3। जैसा कि वह उल्टी गिनती कर रहा था, तोप के थूथन के चारों ओर अभिसारित होने वाली बैंगनी, लाल और नीली किरणों में तेजी से वृद्धि हुई, जो अपनी नोक पर एक विशाल मात्रा में ऊर्जा एकत्र कर रही थी। 2, 1, आग। वैज्ञानिक के पूरी तरह से उल्टी गिनती करने के तुरंत बाद ऊर्जा की किरणें जो थूथन पर जमा हो गई थीं, अंततः बाहर निकलीं। ये हरे रंग की चट्टान की ओर एक सीधी रेखा में यात्रा की और एक पल में इसके सामने आ गई। बाहर निकली गोलाकार बहुरंगी ऊर्जा ने चट्टान से संपर्क किया और कुछ अद्भुत हुआ। गोलाकार ऊर्जा विस्फोट, जो पहले एक फुटबॉल के आकार तक सीमित था, संपर्क करने पर फैलना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि ऊर्जा तब तक फैलती रही जब तक कि उसने कांच की दीवारों के भीतर पूरे आधे हिस्से को कवर नहीं कर लिया। यह एक अकल्पनीय बल के साथ फट गया जिसमें विनाशकारी ऊर्जा की लहर थी जो आसपास फैल गई। कांच की दीवारों सहित पूरा इलाका टुकड़ों में बिखर गया था।